प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं चनाराम महिला, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडोना। बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक के अंतर्गत आज प्लेटो की न्याय संबंधी अवधारणा को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम प्लेटो की न्याय संबंधी जो धारणा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो रिपब्लिक उनके द्वारा रचित पुस्तक थी उसके अंदर उन्होंने न्याय से संबंधित क्या बातें बताई वो देखते हैं। रिपब्लिक में न्याय संबंधी अवधारणा को प्लेटो ने इतना प्रमुख स्थान दिया है कि इसका उपशीर्षक भी न्याय से संबंधित रखा गया है। एबनस्टीन एक लेखक है, उन्होंने लिखा है कि प्लेटो के न्याय संबंधी विवेचन में उनके राजनीतिक दर्शन के समस्त तत्व शामिल हैं। इन्होंने न्याय शब्द का प्रयोग नैतिक अर्थ में किया है, जिसका अर्थ है कि मनुष्य अपने उन सभी कर्तव्यों का पालन करे जिनका पालन समाज की व्यवस्था व समाज के हित की दृष्टि से किया जाना आवश्यक। तो इसको कानूनी दृष्टि से नहीं बल्कि नैतिक दृष्टि से इन्होंने देखा है। प्लेटो ने कहा है कि समाज अथवा राज्य समाज की आवश्यकता और व्यक्ति की योग्यता को दृष्टि में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ कर्तव्य निश्चित करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा इनका पालन करना ही न्याय है। तो समाज और राज्य के द्वारा आवश्यकता के अनुसार और व्यक्ति की योग्यता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ कर्तव्य निश्चित करते हैं, उनका पालन करता है। अगर व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार वो अगर काम करता है तो वही वास्तव में न्याय है। इस अवधारणा के संबंध में अरस्तु ने कहा है कि न्याय वह सद्गुण है जो हम एक दूसरे के साथ व्यवहार में प्रदर्शित करते हैं। तो न्याय को वैधानिक अर्थ में नहीं बल्कि नैतिक अर्थ में इन्होंने प्रस्तुत किया है। तो ये प्लेटो की महान न्याय की अवधारणा है, जिसका अगर लोग पालन कर लें तो मैं मानता हूँ कि समाज के अंदर जो द्वेषता या जो भेदभाव हमें दिखलाई देता है वो कतई नहीं दिखेगा। तो रिपब्लिक बुक में उन्होंने इन सब बातों का उल्लेख किया है। अब हम पढ़ते हैं कि प्लेटो के समय में समाज में जो न्याय की अवधारणाएं प्रचलित थी वो कौन कौन सी थी। तो प्रथम है उसमें परंपरागत सिद्धांत, न्याय का परंपरागत सिद्धांत। इसका प्रतिपादन सिफालिस व उसके पुत्र पोलीमार्कस द्वारा किया गया। यह अवधारणा नैतिकता के विचार पर आधारित है। सिफालिस के अनुसार सत्य बोलना व दूसरों के ऋण को चुका देना ही न्याय है। तो दूसरे से अगर अपने ऋण लिया है उसको अगर हम समय पर चुका देते हैं तो वही न्याय। पोलीमार्कस जो उनका पुत्र था, उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति उचित व्यवहार देना ही न्याय है। तो जैसा व्यक्ति होता है उस व्यक्ति के साथ वैसा ही अगर व्यवहार हम कर देते हैं तो वही न्याय है। उचित शब्द की व्याख्या में आगे चलकर कहा है इन्होंने, पोलीमार्कस ने, कि न्याय एक कला है। कला चतुराई के साथ प्रयोग करने का नाम है। अतः मित्र के साथ श्रेष्ठ व शत्रु के प्रति घृणित व्यवहार करना ही न्याय है। तो इसको नैतिकता से जोड़ा है और अच्छे लोगों के साथ में हमें अच्छा व्यवहार करना है, बुरे लोगों के साथ में घृणित व्यवहार करना है और सत्य बोलना व दूसरे के ऋण को चुका देना ही न्याय है। ये एक परंपरागत धारणा थी। इसका प्लेटो ने विरोध किया कि ये कैसे हम घृणित व्यवहार करने को हम कैसे सही बतला सकते हैं, या ऋण को चुका देना ही या सत्य बोलने का पैमाना क्या हो सकता है। इसके आधार पर उन्होंने इसकी आलोचना की है। दूसरा जो सिद्धांत उस समय प्रचलन में था वो था क्रांतिकारी सिद्धांत। थ्रेसिमेकस जो सोफिस्ट विचारधारा के विचारक थे, थ्रेसिमेकस ने ये धारणा प्रस्तुत की। उनके अनुसार ये धारणा शक्ति ही सत्य है के विचार पर आधारित है। तो शक्ति पर आधारित है। इसके अनुसार शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है। शक्तिशाली का हित ही न्याय है। शासक के अतिरिक्त सभी व्यक्तियों के लिए न्याय का अर्थ दूसरों का हित करना है। शासक वो तो अपने अनुसार जो है सबसे काम करवाएगा। समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने हितों को पूरा करना चाहता है, लेकिन इसमें सफल कौन होगा? जो शक्तिशाली ही वही होगा। तो शक्तिशाली का हित ही न्याय है।
तो ये इस सिद्धांत पर आधारित मान सकते हैं हम कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जो शक्तिशाली है वो तो सफल होंगे, उनके हित तो पूरे हो जाएंगे, उनके साथ तो सदैव न्याय ही होगा, लेकिन जो दुर्बल हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं करेगा। यह है क्रांतिकारी सिद्धांत थ्रेसिमेकस द्वारा सोफिस्ट वर्ग के विचारक। तीसरा, कार्य कारण सिद्धांत। इसका प्रतिपादन ग्लाउकन के द्वारा किया गया। इसके अनुसार न्याय एक नैतिक या प्राकृतिक नहीं बल्कि एक कृत्रिम वस्तु है। इसका आधार को शाश्वत नियम न होकर बदली हुई परिस्थितियां हैं। और न्याय क्यों होता है? दंड की शक्ति के भय के कारण ही मनुष्य न्याय के आधार पर कानून का पालन करता है। न्याय भय का शिशु है, अर्थात डर के मारे ही लोग न्यायोचित हम कह सकते हैं व्यवहार करते हैं। अगर डर नहीं हो, भय नहीं हो, तो वो न्याय के अनुसार या न्याय नहीं करते हैं, न्याय का व्यवहार उनके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता। यह दुर्बलों की आवश्यकता है, न कि शक्तिशाली का हित। तो दुर्बल लोगों पर उन पे ज़रूरी है कि न्याय उन पे शक्ति के द्वारा, भय के द्वारा उनको न्याय का पालन करवाया जाए। राज्य भय की प्रवृत्ति पर आधारित है, न कि नैतिक सिद्धांत पर। राज्य एक कृत्रिम संगठन है। तो ये कार्यकारण सिद्धांत, क्रांतिकारी सिद्धांत और परंपरागत सिद्धांत, तीन विचारधाराएं उस समय प्रचलित थी और प्लेटो इन तीनों ही अवधारणाओं से सहमत नहीं थे। उनके अनुसार ये बाहरी तत्व मानते हैं न्याय को, जबकि न्याय प्लेटो के अनुसार आंतरिक तत्व है, आत्मा का तत्व उन्होंने इसे माना है। अब आते हैं प्लेटो का न्याय विषयक सिद्धांत। पूर्ववर्ती धारणाओं में न्याय को बाह्य तत्व मानते हैं, जबकि प्लेटो न्याय को आत्मा के अंत्यकरण की वस्तु मानता है। न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। प्लेटो न्याय के दो रूपों की बात करते हैं, व्यक्तिगत व सामाजिक या राज्य से संबंधित न्याय। तो व्यक्तिगत न्याय तो वो जिसमें व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार काम करें, और सामाजिक न्याय कि समाज में भी व्यक्ति की आत्मा के अनुरूप ही तीन वर्ग होते हैं, तृष्णा, साहस और बुद्धि पर आधारित, और उनको उस अनुसार काम करना चाहिए। तो प्लेटो का मानना था कि मानवीय आत्मा में, हम व्यक्तिगत न्याय की बात कर रहे हैं, मानवीय आत्मा में तीन तत्व विद्यमान है, इंद्रिय तृष्णा, शौर्य या साहस, और तीसरा है बुद्धि। ये तीनों गुण जब उचित अनुपात में मानव मस्तिष्क में विद्यमान रहते हैं तब व्यक्ति न्याय का पालन कर सकता है। तो यह है व्यक्तिगत न्याय। तीनों तत्व अगर सही अनुपात में विद्यमान है तो इसका मतलब व्यक्ति न्याय का पालन करेगा। इसके बाद प्लेटो राज्य के संबंध में न्याय का प्रतिपादन करता है। प्लेटो के अनुसार जिस प्रकार छोटे अक्षरों की तुलना में बड़े अक्षर आसानी से पढ़े जा सकते हैं, उसी प्रकार व्यक्ति की अपेक्षा राज्य में न्याय को स्पष्ट रूप में लक्षित किया जा सकता है। राज्य मानव मस्तिष्क का ही, प्लेटो ने देखो राज्य की परिभाषा दी है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है इसके बारे में। राज्य मानव मस्तिष्क का ही विराट रूप है। राज्य बलूत के वृक्ष अथवा चट्टानों से नहीं निकलते, अपितु वे उन लोगों के मस्तिष्क और चरित्र का परिणाम होते हैं जो उनमें निवास करते हैं। तो जो राज्य में रहने वाले नागरिक हैं उनके चरित्र को कितना महत्व प्लेटो ने अपने सिद्धांत में दिया है कि राज्य अपने नागरिकों के चरित्र से पहचाना जाता है, बल्कि दूसरा जो है अपने रूप से या साइज के अनुसार नहीं होता है। जैसे आज दुनिया के अंदर जो है भारत की छवि जो है वो उसमें रहने वाले नागरिकों की वजह से कितनी अच्छी है। लोग भारतीयों का जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ पे आदर करते हैं, लेकिन चाइना या पाकिस्तान जैसे राष्ट्र भले ही वो कितने ही बड़े या उनके पास शक्ति हो, लेकिन वहाँ के लोगों का चरित्र जो है वो कैसा है उसी से उनका वो निर्धारण करते हैं। तो प्लेटो का ये था व्यक्तिगत और सामाजिक या राज्य से संबंधित न्याय। मानव गुणों के अनुरूप ही राज्य के बारे में बात हो रही है। मानव गुणों के अनुरूप ही राज्य में भी यही तीन गुण होते हैं, बुद्धिमत्ता, साहस व तृष्णा। इन तीनों गुणों के प्रतिनिधि के रूप में राज्य के तीन वर्ग होते हैं, जिन्हें क्रमशः शासक, सैनिक व उत्पादक वर्ग कहते हैं। जो बुद्धिमान या बुद्धिमत्ता या बुद्धि का जो तत्व है जिनमें ज़्यादा होता है और वो शासक वर्ग, साहस या शौर्य जिसमें ज़्यादा होता है वो सैनिक वर्ग, और तीसरा जिसमें तृष्णा ज़्यादा होती है वो उत्पादक वर्ग उत्पादन का काम करते हैं। इन तीनों वर्गों द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करना व
दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना ही न्याय है। इसे कार्य विशेषीकरण सिद्धांत भी कहते हैं। तो अपनी प्रकृति के अनुसार ही आपको अगर आप काम करते हो तो सही मायने में उसे ही हम न्याय कहते हैं। तो तीनों वर्ग वो अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार अगर काम करेंगे तो वो न्याय है, और इसे ही कि अपनी प्रकृति के अनुसार तीनों काम करते हैं कार्य विशेषीकरण सिद्धांत भी कहते हैं। ये भी परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। प्लेटो के अब पढ़ते हैं प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषता। प्रथम विशेषता है नैतिक सिद्धांत। जैसा शुरू में अपन ने कहा कि प्लेटो की अवधारणा वैधानिक नहीं है, कानूनी नहीं है, बल्कि नैतिक है। उसको उन्होंने आत्मा के अंदर का विषय माना है, बाहरी तत्व नहीं माना है। तो ये एक नैतिक विचार है उनके द्वारा। दूसरा, न्याय जीवन का आंतरिक तत्व और संतुलनकारी धारणा। प्लेटो ने इसको बाहरी तत्व न मानकर अंतःकरण की एक भावना माना है, और जीवन का इसको आंतरिक तत्व माना, और तीनों जो आत्मा के लक्षण होते हैं तृष्णा, साहस व बुद्धि, उनमें संतुलन की बात ये करते हैं। तीसरा, कार्य विशिष्टता का सिद्धांत। मानवीय जीवन के 3 तत्वों की भांति राज्य के नागरिकों को उन्होंने 3 वर्गों में विभाजित किया, जिनमें से प्रत्येक वर्ग को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यह है कार्य विशिष्टीकरण सिद्धांत। चौथी बात, अति व्यक्तिवाद का विरोधी व सवयव एकता का सिद्धांत। इसमें व्यक्ति को समष्टि का अंग बताया गया है। समाज के विकास में ही व्यक्ति का विकास निहित किया गया है। तो व्यक्ति राज्य के लिए है और राज्य व्यक्ति के लिए नहीं। राज्य के प्रति ही व्यक्ति के कर्तव्य है, उसके अधिकार नहीं। नागरिकों में कर्तव्य भावना ही राज्य का न्याय सिद्धांत। तो राज्य की कह सकते हैं हम जो व्यक्तिवादी अवधारणा है उसका ये खंडन करते हुए राज्य को ही सर्वोच्च महत्व देने की बात इसमें आदर्श राज्य की अवधारणा पर ये बल देते हैं। तो राज्य के नियमों के अनुसार ही हमें चलना है और उनका हमें पालन करना है, यही हमारा कर्तव्य है। तो अति व्यक्तिवाद, व्यक्ति को महत्व देने की अवधारणा उसका विरोधी है, और सवयव एकता है ना, सबको साथ लेकर के चलने की बात इसमें कही गई। 5वीं जो विशेषता है वो दार्शनिक शासक की अवधारणा है। न्याय की प्राप्ति के लिए प्लेटो के अनुसार ये आवश्यक है कि राज्य की शासन व्यवस्था विवेकशील, निस्वार्थी और कर्तव्यपरायण व्यक्ति के हाथ में हो। तो बाकायदा उन्होंने दार्शनिक शासक के लिए पूरा एक टाइम टेबल बनाया है कि उनको इतना जो है उनको एजुकेशन, आगे हम जब शिक्षा व्यवस्था पढ़ेंगे उसमें आएगा कि उनको 50 वर्ष तक विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण लेना होगा, और उसमें अगर वो सफल रहता है तब उसको दार्शनिक शासक बनाया जाएगा। तो एक दार्शनिक शासक ही होगा तभी न्याय की प्राप्ति हो पाएगी, ऐसा उनका मानना है। अब पढ़ते हैं प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना। प्रथम, कानूनी धारणा नहीं बल्कि एक नैतिक धारणा है। आज न्याय को कानूनी धारणा के रूप में स्वीकार किया गया है, जबकि प्लेटो ने इसे एक नैतिक धारणा के रूप में प्रतिपादित किया है। तो ये एक होना क्या चाहिए था कि एक कानून की धारणा के वैधानिक तौर पे इसका जो है होना चाहिए था, लेकिन इसको इन्होंने मात्र नैतिकता से ही जोड़ करके रख दिया। बारकर जो विचारक है वो कहते हैं कि प्लेटो का न्याय वस्तुतः है, न्याय नहीं है, वह केवल मनुष्यों को अपने कर्तव्यों तक सीमित रखने की भावना मात्र है। तो कानूनी धारणा नहीं बना पाए बल्कि एक नैतिक धारणा बना पाए वो, जिसमें ये कहा गया कि आपको अपने प्रकृति के अनुसार काम करना है। दूसरा, दार्शनिक शासक को समस्त शक्तियाँ देना अनुचित। तो असीमित शक्ति दार्शनिक शासक को जब इन्होंने दे दी कि वो ही बुद्धि का स्वामी है, वो जैसा चाहे वो कर सकता है, तो असीमित शक्ति पूर्णतया भ्रष्ट कर देती है। किसी भी व्यक्ति को असीमित शक्तियाँ दे दी जाएगी तो उसमें फिर वो भ्रष्ट हो जाता है, उसकी मति जो है वो कह सकते हैं भ्रष्ट हो जाती है, फिर वो अपनी मनमानी करने लगता है। तो असीमित शक्तियाँ किसी को भी देना वो सही नहीं कह सकते। तीसरा, इस अवधारणा के आधार पर मनुष्य व समाज का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। इस अवधारणा में मनुष्य को प्रकृति के आधार पर विभाजित कर दिया गया है, उसे दूसरा कार्य करने की इजाज़त नहीं है तथा ज़रूरी नहीं कि इस पैमाने के आधार पर किया गया विभाजन भी सही हो। केवल एक कार्य करने से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं होता है। तो उन्होंने ये कह दिया कि उत्पादक वर्ग में ये लोग हैं और उनको यही काम करना है, सैनिक वर्ग में यही लोग हैं उनको वही काम करना है, और ये लोग जो है शासक वर्ग में हैं वो सब पे शासन करने का काम करेंगे। तो उनको बांट दिया गया, उनको बता दिया गया कि आपको यही करना है।
तो उसके आधार पर सर्वांगीण विकास होने की संभावना नहीं रहती। हो सकता है एक व्यक्ति में शासक का गुण भी हो, उसमें सैनिक का गुण भी हो, और उसमें उत्पादन करने का भी उसमें योग्यता हो। तो ये इस प्रकार जो डिवाइड उनके द्वारा किया गया, उसका आधार जो है वो सही नहीं था और इससे सर्वांगीण विकास नहीं संभव है। चौथा जो बात इसमें आलोचना में हम कह सकते हैं, चौथी बात, वो है गुणों के निर्धारण का कोई आधार नहीं है। इसमें मानव में कौन से गुण की प्रधानता है, जैसे मैंने कहा तृष्णा, साहस या बुद्धि, तो इसके निर्धारण का आधार नहीं बताया गया। इसमें जन्म की बजाय हालांकि गुण के आधार पर निर्धारण की बात तो प्लेटो द्वारा की गई है, लेकिन उसके लिए समुचित व्यवस्था नहीं की गई है कि कैसे हम जान पाएंगे किसी व्यक्ति में तृष्णा या किसी में साहस या किसी में बुद्धि का लेवल जो है वो अधिक है। उन पर आरोप है कि प्लेटो लोह तत्व, जिसको हम उत्पादक वर्ग के हैं, को निरंतर लोह तत्व ही बनाए रखना चाहते हैं, उसे स्वर्ण तत्व में बदलने का अवसर वो नहीं देना चाहता। तो ये आरोप उन पे लगाया गया। अगली आलोचना की बात करें हम, तो वर्तमान समय के राज्यों पर लागू करना संभव नहीं है। उस समय थोड़ी जनसंख्या हुआ करती थी, 5000 की लगभग जनसंख्या की वो बात करते हैं। तो इतनी छोटी जनसंख्या पे तो ये चीज़ फॉर्मूला सही लागू हो सकता है कि उनको जनता को 3 भागों में बांट दें, लेकिन जब आज के समय में राज्यों की जनसंख्या भी और देशों की जनसंख्या देखें हम तो करोड़ों पे है वो, तो उनमें ये इस फॉर्मूले को लागू करके जनता को 3 भागों में बांटना संभव नहीं है। तो वर्तमान में ये पूर्णतया हम कह सकते हैं फॉर्मूला अव्यवहारिक नज़र आता है। छठी बात जो इसकी आलोचना में है वो है सर्वाधिकारवाद का मार्ग प्रशस्त होना। सर्वाधिकारवादी विचारधारा या निरंकुशता को बढ़ावा देने वाली बात इसमें कही गई है। शासक वर्ग को असीमित शक्तियाँ देने से उसके निरंकुश होने का निश्चित ही भय रहता है, अंदेशा रहता है। तो इसमें शासक वर्ग को ही सब शक्तियाँ दे दी गई, तो ये कैसे मान ले हम कि वो सैनिक वर्ग या उत्पादक वर्ग पे अत्याचार नहीं करेंगे। तो इसमें सर्वाधिकारवाद का मार्ग प्रशस्त होता है। अंतिम जो आलोचना की बात करें हम, वर्गीय विशेषाधिकारों का समर्थन अनुचित है। न्याय में सभी के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए, लेकिन प्लेटो इस सिद्धांत के अंदर वर्गीय विशेषाधिकारों को न्यायोचित ठहराता है। मतलब वो ये कहता है कि शासक वर्ग के ये अधिकार है, उनको ये सहूलियत मिलनी चाहिए, और वो कहता है कि शासक वर्ग ये काम नहीं कर सकता, उनके लिए साम्यवाद लागू कर दिया उन्होंने, और उत्पादक वर्ग ये काम नहीं कर सकता, उनके लिए उन्होंने शर्तें लगा दी। तो एक वर्ग की उन्होंने एक वर्ग को अलग रख दिया, दूसरे वर्ग को अलग रख दिया, और तीसरे वर्ग की अलग विशेषताएं उन्होंने बताई। तो उनके विशेषाधिकार का बात करता है, वो सभी के साथ में समानता का व्यवहार करने की बात नहीं करता है कि तीनों वर्ग जो हैं, उत्पादक, शासक या सैनिक, उन तीनों में सामंजस्य की बात ये नहीं करते हैं। तो ये वर्गीय विशेषाधिकारों का समर्थन करते हैं, जो कि वर्तमान काल में हम कह सकते हैं कतई उसको उचित नहीं ठहराया जा सकता। यह था प्लेटो का न्याय सिद्धांत। तत्कालीन समाज में जो प्रचलित व्यवस्था है उससे लेकर के प्लेटो ने किस प्रकार अपना न्याय व्यवस्था प्रस्तुत की। निश्चित ही उनकी विचारधारा न्याय पे कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा आदर्शवादी विचारधारा थी। नैतिकता को उन्होंने बहुत ज़्यादा महत्व दिया, लेकिन वर्तमान काल में वो ज़्यादा प्रासंगिक हमें नज़र नहीं आती है। धन्यवाद।